दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ना केवल दिल दहला देने वाली है, बल्कि यह भी दिखाती है कि प्यार और भरोसे के नाम पर किए गए धोखे का अंजाम कितना भयावह हो सकता है। यह कहानी है हर्षिता ब्रेला की, दिल्ली की एक मासूम लड़की जिसकी शादी उसके पिता ने अपनी पूरी जमा पूंजी और पुश्तैनी जमीन बेचकर बड़े अरमानों के साथ की थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बेटी एक खुशहाल जिंदगी जिएगी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हर्षिता का पति, जिसने वफादारी और सुरक्षा का वादा किया था, उसी ने उसकी जिंदगी छीन ली। हर्षिता की हत्या के बाद वह फरार हो गया। लंदन में उसके ठिकाने का पता लगाने के लिए 60 जासूसों की टीम काम कर रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। कुछ लोगों का मानना है कि वह भारत में कहीं छुपा हुआ है, कानून और इंसाफ से बचने की कोशिश कर रहा है। यह कहानी सिर्फ हर्षिता के दर्द और उसके तेज सपनों की नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी भी है कि रिश्तों को बहुत सोच समझकर आगे बढ़ाना चाहिए, अन्यथा इसका अंत कितना खौफनाक हो सकता है। एक पिता जिसने अपनी बेटी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, और वही अब अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। और क्या होता है जब सपनों का घर बर्बाद हो जाता है? जब एक पति जो सुरक्षा और प्यार का वादा करता है, और वही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इस दिल दहला देने वाली सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें कि आखिर क्यों हर्षिता की कहानी हर उस इंसान के लिए एक सबक है जो रिश्तों में प्यार और भरोसे की उम्मीद करता है। दरअसल ये सच्ची घटना है। दिल्ली के द्वारका की यही द्वारिका में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में माँ बाप के अलावा 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम सोनिया था, जिसकी शादी हो गई थी, और छोटी बेटी जिसका नाम हर्षिता था, वह दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही थी। उस परिवार में केवल 2 बेटियां नहीं थीं, कोई बेटा नहीं था। पिता पेशे से एक ड्राइवर थे, सब ठीक चल रहा था। बचपन से ही दोनों बहनों में एक अलग तरह से लगाव था। छोटी बहन बड़ी बहन को राखी बांधती थी। हर्षिता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उसने बीएड भी किया था, क्योंकि उसकी बड़ी बहन की शादी हो गई थी। और फिर अब जो परिवार वाले हैं, उन्होंने हर्षिता के लिए भी लड़का देखना शुरू किया। आजकल अधिकतर शहरों में मैट्रिमोनियल जो ब्रोकर होते हैं, परिवार वालों ने उन्हीं के जरिए लड़का देखना शुरू किया था। और उन्हें पंकज लांबा नाम का एक शख्स, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, यह शख्स मिल गया था। और परिवार वालों ने उसे हर्षिता के लिए पसंद कर लिया था, क्योंकि जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं, देखने में तो वह ठीक ठाक था ही, साथ में वह लंदन में रहता था और वहां पर उसकी अच्छी खासी नौकरी थी। यानी पंकज पूरी तरह से लंदन में सेटल था, जबकि पंकज का परिवार यही अपने इंडिया में ही रहता है। अब जब पंकज को पसंद कर लिया जाता है और बातचीत हो जाती है, ये बात थी जनवरी 2023 की, तो शादी की तैयारी करनी शुरू हो जाती है। लेकिन अब ऐसे में एक सवाल यह था कि जो पंकज है वह लंदन सेटल है, वह लंदन में रहता है, और इसीलिए इन लोगों को सबसे पहले वीजा अप्लाई करना था, ताकि हर्षिता की जब शादी हो तो वह विदा होकर लंदन जा सके। और वीजा के लिए पति का नाम होना जरूरी था। इसीलिए ये एक बार नहीं बल्कि 2 बार शादी करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये लोग साल 2023 में कोर्ट मैरिज करते हैं। जो इनके परिवार वाले हैं वह पंकज लामा और हर्षिता ब्रेला की कोर्ट मैरिज करवाते हैं। और कोर्ट मैरिज करवाने के बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तब हर्षिता वीजा के लिए अप्लाई कर देती है, ताकि उसका वीजा लग जाए। और इसी बीच जो पंकज है वह वापस लंदन चला जाता है, और लंदन जाने के बाद फिर वह साल 2024 में वापस आता है, क्योंकि वीजा मंजूर हो गया था और शादी की तारीख भी निर्धारित कर दी गई थी। वापस आने के बाद जो तारीख तय होती है, उस तारीख पर मार्च 2024 में पूरी परंपरा के साथ, हिंदू रीति रिवाज के साथ, ये दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। हर्षिता शादी को लेकर कितनी खुश थी, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ आप तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर है जिसमें हर्षिता की बहन उसकी नथ ठीक कर रही है, और इसमें वह लिखती है कि जो बड़ी बहन है वह उसके लिए कब मां बन जाती है, कुछ पता नहीं चलता। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें आप देखिए। कैसे जो पंडित जी हैं वह मंत्र पढ़ रहे हैं, सिंदूर दान किया जा रहा है। शादी की सारी जो रीति रिवाज होते हैं वह किस तरीके से निभाए जा रहे हैं। परिवार वाले बेहद खुश है, हर्षिता बेहद खुश है। और 30 अप्रैल को ये लोग लंदन के लिए निकल जाते हैं।
अब यहाँ से हर्षिता विदा होती है, सीधे लंदन पहुंचती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये हर्षिता का घर है, जहाँ पर वह नित्य अपने पति के साथ रहती है। बीच बीच में वह अपने माँ बाप से बात करती रहती है, लेकिन अधिकांशतः बात करते करते फोन कट जाता था। माता पिता इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करते थे, जबकि वह सोचते थे कि बेटी विदेश में है, शायद नेटवर्क इशू होगा, जबकि फोन कटने के पीछे बात कुछ और ही थी। खैर, वक्त आगे बढ़ता है और धीरे धीरे यह चीजें शुरू हो गई कि हर्षिता लगातार अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाती। कई दिन निकल जाते हैं और फिर एक दिन हर्षिता अपनी बहन से बता देती है कि जो पंकज है वह उसको ठीक से नहीं रख रहा है, वह उसके साथ मारपीट करता है। वीडियो में आगे चलें। उससे पहले एक बात और बता दूं, हर्षिता ने अपने पति पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी किया था, क्योंकि उसने अपनी पत्नी यानी हर्षिता को बेहद बुरी तरीके से मारा था। और इस चीज का गवाह एक पड़ोस में रहने वाली महिला बनती है, जो पुलिस को बताती है कि हाँ, उन्होंने आवाजें सुनी थी कि इनके घर से एक महिला के रोने की आवाजें आई थी। वह फॉरेन लैंग्वेज में बात कर रहे थे। फॉरेन लैंग्वेज का मतलब पंजाबी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, क्योंकि लंदन के लोगों के लिए जो पंजाबी लैंग्वेज है वह फॉरेन लैंग्वेज है। और इसीलिए वह बोलती है कि वह लोग विदेशी भाषा में बात कर रहे थे, इसलिए मैं समझ नहीं पाई थी, लेकिन चीखने चिल्लाने की आवाजें थी और लड़की रो रही थी। और जब पुलिस छानबीन करती है और पुलिस जब हर्षिता के घाव को देखती है, तो उन्हें पता लगता है कि हाँ, जो पंकज लामा है वह उसे टॉर्चर करता है, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता है। और इसी सिलसिले में जो कोर्ट है लंदन की, उसने पंकज को कहा था कि आप अपनी पत्नी से दूर रहेंगे जब तक वह आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाती। इस तरीके से जो पंकज है वह लंदन में अपनी पत्नी से थोड़े दिन दूर भी रहता है, लेकिन धीरे धीरे चीजें ठीक होती हैं और फिर से दोनों में बातचीत शुरू होती है और हर्षिता पंकज के साथ रहने लगती है। लेकिन पंकज का जो रवैया है वो ठीक नहीं होता। हर्षिता जब कभी अपने माँ बाप से बात करती और पंकज देख, तो वह हर्षिता का फोन काट दिया करता था। इसलिए हर्षिता जब भी अपने परिवार वालों से बात करना चाहती तो वह बाथरूम में जाकर छुपकर बात करती थी। अब 10 नवंबर 2024 की बात है, जब हर्षिता ने अपने परिवार वालों से वीडियो कॉल पर बात की थी। बड़ी खुश थी और उसने कहा था कि पंकज घर आ रहा है और मैं उसके लिए कुछ पकौड़े और साग बना रही हूँ, जो उसे बेहद पसंद है। और इस पर उसकी बहन ने पूछा था कि तुम लोगों की तो लड़ाई हुई थी, वह तुझे मारता पीटता है, अगर ऐसा कुछ है तो वापस घर आ जा। लेकिन हर्षिता ने कहा था कि दीदी, अब सारी चीजें ठीक हैं, अब धीरे धीरे सिचुएशन सही हो रही है। अब क्योंकि 10 तारीख को पंकज घर आता है और 11 तारीख को परिवार वालों की तरफ से वाईफाई से कॉल करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि हर्षिता विदेश में थी और वहां बात करने के लिए वीडियो कॉल के द्वारा ही बात किया जाता था। लेकिन हर्षिता फोन नहीं उठाती। परिवार वाले परेशान होते हैं कि अभी 10 तारीख को हमने वीडियो कॉल पर बात की थी और वह खुश थी, लेकिन अचानक 11 तारीख को फोन क्यों नहीं उठा रही है। फिर भी सबको लगता है कि हो सकता है वह लोग कहीं घूमने फिरने गए होंगे। अब 11 तारीख बीत जाती है और 12 तारीख आ गई थी और जब 12 तारीख को भी हर्षिता को फोन किया गया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया, तो इस पर फिर जो परिवार वाले हैं वह पंकज को कॉल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि पंकज हर्षिता के साथ है। अब जब पंकज को कॉल किया जाता है तो पंकज भी रिस्पांस नहीं देता। अब सब डर जाते हैं, उन्हें किसी अनहोनी के आसार दिखाई देने लगे थे। फिर तारीख आती है 13 नवंबर। 13 नवंबर को फिर से हर्षिता को कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तो पिता, सब ठीक तो है? ये मैसेज 13 नवंबर को किया जाता है और जब मैसेज का भी कोई रिस्पांस नहीं आता, तो फिर जो हर्षिता और पंकज के जो जानकार लंदन में रहते थे उनसे बात करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वह लोग भी परिवार वालों की कोई मदद नहीं करते। अब ऐसे में जो सतवीर ब्रेला थे, यानी हर्षिता के जो पिता थे, उनका एक जानकार लंदन में रहता था, जो सरदार ही था। वो उसको कॉल करते, उसके सामने रोते हैं, गिड़गिड़ा हैं और उससे बोलते हैं कि मेरी मदद करो, मेरी बेटी रिस्पांस नहीं दे रही है, वहां आसपास कोई पुलिस स्टेशन है, वहां जाओ और वहां पुलिस वालों को बताओ, शायद कुछ अनहोनी हो गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि आखिर मेरी बेटी फोन क्यों नहीं उठा रही है और वह कहां चली गई है, वह किसी के बात का जवाब क्यों नहीं दे रही है।
अब ऐसे में जो वह सरदार साहब थे वह वहां के एक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी कि उनको ठीक से हिंदी भी बोलनी नहीं आती थी। वो केवल पंजाबी भाषा बोलते थे और वहां पर जो अंग्रेज थे, यानी जो पुलिस वाले थे, वह सारे अंग्रेजी बोल रहे थे। लेकिन वहां पर आप किस्मत देखें कि एक पंजाबी सरदार जो पुलिस वाला था, वह उनसे टकरा जाता है और वह उनको पूरी बात बताते हैं, समझाते हैं कि हमारे गांव की लड़की है, हमारे दिल्ली से आई हुई है, वह अपने पति के साथ रहती थी, वह मिल नहीं रही है, परिवार वाले कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हर्षिता का कुछ पता नहीं है। अब सामने वाला जो पुलिस वाला है, वह उनकी समस्या को समझता है और तत्काल एक्शन लेता है और हर्षिता के लिए हर कहीं सर्च ऑपरेशन चला देता है। नॉर्थ हैटिनशायर पुलिस की टीम अब हर्षिता को तलाश कर रही थी, लेकिन ना वह मिल रही थी, ना उसका पति पंकज लांबा। पुलिस कॉल डिटेल और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से भी सुराग ढूंढ रही थी, पर हर्षिता का कोई सुराग नहीं मिला। 24 घंटे बीत जाते हैं। 24 घंटे बाद 14 नवंबर को कोरबी से ठीक 9 मील दूर ईस्ट लंदन में पुलिस को कुछ लोग एक लावारिस कार खड़ी होने की सूचना देते हैं। जिस जगह यह कार खड़ी थी वह रिहायशी इलाका था। अमूमन यहाँ कोई अपनी कार यूं पार्क नहीं करता था। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। यही वह जगह है जहां पर वह कार खड़ी थी। कार लावारिस हालत में खड़ी थी। जब कार की तलाशी ली जाती है तो आगे और पीछे की सीट पर कुछ नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही पुलिस कार की डिक्की खोलती है तो उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि कार की डिक्की के अंदर हर्षिता मिल गई थी, लेकिन वह जिंदा नहीं थी। अब तक वह एक लाश बन चुकी थी, और जैसे ही कार में लाश मिलने की खबर पूरे इलाके में फैलती है तो लोग सन्न रह जाते हैं। लाश को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। 15 नवंबर को ही फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाती है और यह साफ हो जाता है कि मरने वाली हर्षिता ब्रेला ही है, और अब मिसिंग रिपोर्ट मर्डर केस में बदल चुकी थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि कातिल हर्षिता के घर से 95 मील दूर कार चलाकर यहाँ तक क्यों आया, और फिर यहाँ कार लाश समेत छोड़कर कहाँ भाग गया। पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। हर्षिता और उसके बैकग्राउंड को खंगाला जाता है। तभी उसके पति पंकज लांबा के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन पंकज लांबा ना घर पर था और ना ही उसका मोबाइल ऑन था। पुलिस हर्षिता और पंकज को लेकर उसके जानकारों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। इस दौरान पुलिस की एक टीम तमाम सीसीटीवी कैमरे को खनन करती है। हर्षिता और पंकज के कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले जाते हैं और उनकी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए के जरिए उनकी मूवमेंट पता करने की कोशिश की जाती है और उनके ऑफिस के स्टाफ और पड़ोसियों से लंबी पूछताछ करती है, पर कुछ पता नहीं चलता। अब पुलिस के लिए सबसे हैरानी वाली बात थी पंकज लांबा की गुमशुदगी, वो भी ठीक हर्षिता के कत्ल के बाद। दरअसल पुलिस को शहर के अलग अलग हिस्सों से कई ऐसे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मिली जिनमें हर्षिता के कत्ल के फौरन बाद पंकज नजर आया था। शहर के जिस हिस्से से कार की डिक्की में हर्षिता की लाश मिली थी, उस जगह भी पंकज एक कैमरे में नजर आया था। पुलिस के मुताबिक यह तस्वीर उस वक्त की है जब वह लाश को कार में छोड़कर वहां से पैदल निकल रहा था। इसी तरह यह तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वह शहर के अलग अलग हिस्सों से शहर के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह कार बरामद हो चुकी थी जिसकी की डिक्की में हर्षिता की लाश थी, और जब पता किया जाता है तो वह कार पंकज और हर्षिता की ही थी। तमाम इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को परखने के बाद आखिरकार इस केस पर स्पेशल क्राइम यूनिट को लगाया जाता है। ईस्ट मिडलैंड स्पेशल ऑपरेशन मेजर क्राइम यूनिट को, यानी EMSOU को हर्षिता मर्डर केस की जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। 60 डिटेक्टिव इस केस पर लगाए जाते हैं और आखिरकार रविवार यानी 17 नवंबर को EMSOU के डिटेक्टिव चीफ इनेक्टर जॉनी कैम्बल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह हर्षिता मर्डर केस को सुलझाने का दावा करते हुए यह बताते हैं कि हर्षिता का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति पंकज लांबा है। इसके साथ ही डिटेक्टिव ये भी बताते हैं कि हर्षिता का कत्ल करने के बाद पंकज इंग्लैंड से निकल भागा है, लिहाजा उसके लिए इंटरनेशनल सर्च शुरू कर दी गई है। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि अगर हर्षिता या पंकज के बारे में छोटी से छोटी कोई भी जानकारी उनके पास हो तो वह पुलिस से जरूर शेयर करें। इस तलाश का एक अहम पड़ाव भारत भी है।
चूंकि पुलिस को शक है कि पंकज इंग्लैंड से भागकर भारत भी जा सकता है। खैर, उस दरिंदे की तलाश जारी है, लेकिन वह अभी तक किसी के हाथ नहीं लग पाया है और जब तक वह पकड़ा नहीं जाता तब तक यह कहना मुश्किल है कि वास्तव में हर्षिता का कत्ल किया क्यों गया। हर्षिता की बहन सोनिया का कहना यह भी है कि कई सारी चीजें धीरे धीरे करके पता लगी। दरअसल जो पंकज लांबा है उसने मेरी बहन को पूरी तरीके से तोड़ दिया था। वह मेरी बहन को मारता पीटता था। मैंने कई बार उससे बोला था कि वापस आ जाओ, पर वह बोलती थी दीदी हम मिलकर किसी तरीके से इस घर को संभाल लेंगे। साथ ही साथ जो हर्षिता की बहन है उन्होंने यह भी कहा कि जब हमने मैट्रिमोनियल ब्रोकर के जरिए इस लड़के के बारे में पता लगाया था तो पता लगा था कि यह लंदन में एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पे काम करता है। लेकिन बाद में हमें पता लगता है जब हर्षिता शादी करके वहां जाती है कि यह एक सिक्योरिटी गार्ड है। और इसके बाद जब हर्षिता डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाती है तो इसकी जॉब चली जाती है और इसके बाद ये डिलीवरी बॉय का काम करता है। और इसीलिए घर चलाने के लिए हर्षिता वहां पर एक वेयर हाउस में काम करने लगती है। लेकिन यह उस बात पर भी हर्षिता से चिड़ताला से लगातार पैसे लेता था, बदले में उसे टॉर्चर करता था। अब ऐसे में जो परिवार वाले हैं वह इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वो बार बार ये आखिरी मैसेज दिखा रहे हैं और पुलिस से कह रहे हैं कि आप भारत में सर्च ऑपरेशन चलाइए। आप मानिए ना मानिए, लेकिन पंकज आकर इंडिया में ही कहीं छुप गया है और कोई उसका साथ इस पूरे केस में दे रहा है। दोस्तों, यदि इस पूरे मामले में कुछ कदम उठाए गए होते, जैसे शादी से पहले पंकज लांबा और उसके परिवार की पूरी पृष्ठभूमि जांच चाहिए थी, मैट्रिमोनियल एजेंसियों के जरिए मिले व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करने की बजाय उसका चरित्र, उसकी आदतें और उसके पिछले संबंधों की जानकारी हासिल करनी चाहिए थी। शादी के बाद भी हर्षिता के संपर्क में रहना और उसके जीवन की नियमित जानकारी लेना बेहद जरूरी था। जब वह लंदन में थी तो उसके साथ होने वाले व्यवहार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। हर्षिता ने परिवार को पति के दुर्व्यवहार और मारपीट के बारे में बताया था। ऐसे मामलों में इसे गंभीरता से लेना चाहिए था और तुरंत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। घरेलू हिंसा के मामले को नजरअंदाज करना भारी गलती साबित हुआ। विदेश में शादी करने पर लड़की के लिए एक स्थानीय संपर्क बनाना चाहिए था ताकि किसी परेशानी की स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। शादी के बाद दंपति के बीच तनाव होने पर उनकी काउंसलिंग करवानी चाहिए थी। इससे रिश्तों में सुधार की संभावना बढ़ जाती। पंकज का व्यवहार शुरू से ही संदिग्ध था, क्योंकि शादी के बाद लंदन लौटने पर वह हर्षिता को परिवार से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। इस व्यवहार को गंभीरता से लेना चाहिए था। जब हर्षिता ने घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया तो पुलिस और कोर्ट को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए थी। पंकज पर निगरानी रखी जानी चाहिए थी। शादी के दौरान और बाद में हर्षिता के माता पिता को अपनी बेटी की स्थिति और पति के साथ उसके संबंधों पर पूरी स्पष्टता बनाए रखनी चाहिए थी। इन सावधानियों से इस दुखद घटना को रोका जा सकता था। हालांकि अब इस घटना से सबक लेना जरूरी है ताकि भविष्य में इस तरह की त्रासदियों को टाला जा सके। यह घटना केवल हर्षिता की दर्दनाक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर चेतावनी है। यह उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो जल्दबाजी में बिना पूरी जांच पड़ताल के अपने बच्चों की शादी तय कर देते हैं। हर्षिता का परिवार अब भी न्याय के लिए लड़ रहा है। यह घटना समाज को यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हम अपने बच्चों को बेहतर भविष्य और सुरक्षित रिश्तों का आश्वासन दे सकते हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।